को सादर अभिवादन। पर्यावरण दिवस पर एक सप्रेम भेंट। भारत के विशेष संदर्भ में जलवायु परिवर्तन। आज जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई हो गया है, एक वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकार भी करना पड़ रहा है और उससे निपटना भी होगा, क्योंकि इसके बहुत अधिक दुष्परिणाम हो रहे हैं। जलीय तंत्र प्रभावित हो रहा है, जंगल, जमीन और जानवर तथा मनुष्य इससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। और इस संदर्भ में जो काम करना होगा वो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के संदर्भ में, उसके ही विशेष प्रसंग में यह काम करना होगा, क्योंकि जब हम स्थानीय स्तर से आज ही कोई काम प्रारंभ करते हैं तो उसके परिणाम स्वाभाविकतः अधिक होते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि भारत में पहले 120 सेंटीमीटर वर्षा होती थी, लेकिन आज ये वर्षा घट के 116 सेंटीमीटर रह गई है। वर्षा के औसत में तो उतना फर्क नहीं आया विगत दशकों में, लेकिन इसके वर्षा के प्रारूप में वर्षा की मात्रा, वर्षा का वितरण और वर्षा के अंतराल तथा समय की बहुत अधिक तथा घटोत्तरी बढ़ोतरी ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। तो उस घटोत्तरी का प्रभाव हम ये पाते हैं कि जलवायु बहुत अधिक प्रभावित हुई है, क्योंकि वर्षा से ही तापमान और तापमान से ही वर्षा दोनों एक दूसरे से संश्लिष्ट हुए हैं। अगर हम देखें कि ये वर्षा का क्रम है तो वर्षा जो घटी है उसके परिणाम स्वरूप जंगल विरल हो गए हैं और न्यून क्षेत्र में सिकुड़ गए हैं तथा तापांतर बहुत अधिक हो गया है। तापांतर बढ़ा है। आज तापमान जो हम देखते हैं 47-48, ये हम भारत के मध्य भाग में बहुत अधिक देखते हैं। आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश यहाँ तापमान अधिक है और गुजरात, राजस्थान या मरुस्थलीय क्षेत्रों में उतना तापमान नहीं है, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर आदि में तापमान 45 के लगभग है। लेकिन हमारे यहाँ ये बांदा, झांसी, नौगांव, इनका तापमान 48 डिग्री 47 डिग्री के बीच देखने को मिल रहा है। तो ये तापमान का अंतर बहुत अधिक है। इस तापमान से वर्षा भी प्रभावित हो रही है और भीषण गर्मी से और साथ ही अनियंत्रित बाढ़ से और सूखा से, दोनों से ये परिणाम घनी आबादी पर बहुत अधिक पड़ रहा है। चूँकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब ये सघन जनसंख्या घनत्व के प्रदेश हैं, तो इन पर ये, क्योंकि इनसे बुनियादी ढांचा ही प्रभावित हुआ जाता है, हिल गया है। आज विश्व की जो समस्याएं हैं वो 3 समस्याएं हैं: पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। लेकिन इनमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो जलवायु से जो संबंधित है, वह पॉल्यूशन से और पर्यावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से आ रही है। आज भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रख रहा है। अब ये गौरव की बात है कि गरीबी की बात है। हमें तो ऐसा लगता है कि यह गरीबी की ही बात है कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति बन रही है, क्योंकि विश्व के बहुत अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र और प्रांत उतने समृद्धशाली, शक्तिशाली नहीं हैं जितने छोटी जनसंख्या के तकनीकी दृष्टि से बढ़े हुए लोग हैं। अगर हम देखें तो इज़राइल, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, जापान ये जनसंख्या में कम हैं और तकनीकी में आगे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार ये जनसंख्या में अधिक हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय इनकी कम ही है, क्योंकि जितनी संसाधनों में ज़मीन बढ़ाई नहीं जा सकती,
संसाधनों का विकास माल्थस के सिद्धांत पर होता है। माल्थस का सिद्धांत जिसमें संसाधन 1, 2, 3 के अनुपात में बढ़ते हैं, जबकि जनसंख्या 2, 4, 8, 16 के अनुपात में बढ़ती है। तो जनसंख्या आज विस्फोटक, इस महानगर हमारे जनसंख्या के बम हो गए हैं और अत्यधिक भीड़ भाड़ से वे 100 समस्याओं से एक साथ ग्रसित हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि लेकिन हमारे देश में लोग राजनीति में ऐसे सम्मोहित हो रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा है हमारे यहाँ 3 बच्चे जो पैदा करेगा उन्हें 30,000 देंगे और जो 4 पैदा करेगा। जनसंख्या का आधिक्य, क्योंकि संसाधनों को बढ़ाना कठिन है, जनसंख्या तो नैसर्गिक रूप से बढ़ती ही है। तो ये क्या इस पर विचार करना चाहिए। जो उत्तर भारत के हैं वो दे रहे हैं कि कन्या विवाह कर रहे हैं, ये तो जनसंख्या का अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा ही है। और जो जनसंख्या जिनकी ज़्यादा है, आज विश्व में जो मुस्लिम देश हैं वो 57 देश हैं और जनसंख्या में भी कोई कम नहीं है। जहाँ शरिया कानून लागू है वे 40 देश हैं, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि अधिक हो रही है, जबकि एक इजराइल 1.5 करोड़ यहूदियों का देश 6 मुस्लिम राष्ट्रों को प्रभावित कर रहा है और पराजित कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जनसंख्या से नहीं लोग धनी होते हैं, ये होते हैं वस्तुतः संसाधनों के विकास से और तकनीकी से। तो हमें इस दृष्टि से तकनीकी का विकास करना है। जो दूसरी बड़ी समस्या है प्रदूषण, गंगा यमुना के मैदान या पूर्वी भारत जिनमें हिमालय क्षेत्र भी है, इसमें जो ppm हैं, जो पार्ट्स पर मिलियन हैं, वो मात्रा बढ़ी है। अगर हम देखें तो पेड़ों की संख्या या वन भूमि की संख्या कम है और पेड़ कम हैं। इसकी वजह से हम पाते हैं कि प्रदूषण हो रहा है, पार्ट्स पर मिलियन प्रभावित हो रहे हैं। इनमें बिहार और बंगाल तो सर्वाधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अति उत्सर्जन से सारा जनजीवन प्रभावित हो रहा है, शहर और ग्राम, क्योंकि कार्बन शहरों में उद्योगों से, परिवहनों से बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं पॉल्यूशन। और सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो वाहनों से होता है, फिर उद्योगों से होता है और जनसंख्या अपने आप में प्रदूषित करती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पराली जलाई जा रही है या चीज़ें सड़ाई जा रही हैं, उससे भी कार्बन का उत्सर्जन बहुत अधिक हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड से अधिभार से तापमान प्रभावित होता है। तो कार्बन के उत्सर्जन में जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा भारत में प्रमुख स्थान रखते हैं। विश्व के इसीलिए तो 30 प्रदूषित शहरों में 21 जो हैं वो भारत के शहर हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में 21 भारत में हैं। अगर हम देखते हैं इनमें कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये लखनऊ तक इससे ये प्रभावित है। तो जो हम देखते हैं साथ ही कि भारत के जो विश्व के 100 शहर हैं उनमें 90 शहर भारत के हैं जो बहुत अधिक तापमान रख रहे हैं। माने अधिक तापमान के विश्व के 100 शहरों में 90 शहर भारत के अंदर आ रहे हैं। ये जलवायु परिवर्तन का बड़ा प्रखर दौर चल रहा है, इसलिए हमें समझना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है जहाँ वहीं प्रदूषण ज़्यादा है और वहीं तापमान की वृद्धि हो रही है। दुर्भाग्य की बात है कि जो गरीब देश हैं या गरीब प्रांत हैं या जो गरीब शहर हैं उनका तापमान बढ़ रहा है। आप देखें बुंदेलखंड संसाधनों की दृष्टि से उतना समृद्ध नहीं है, लेकिन जो अभी कुछ रोज पहले आया था का बांदा का टेम्परेचर 48
डिग्री सेल्सियस हो गया, जो विश्व में सर्वाधिक था। तो उसी तरह से खजुराहो भी 47 है, और नौगांव भी 47 है, और झांसी भी 47 है, और यहाँ तक कि इसका क्षेत्र और आगे बढ़ा है, और 47 एरिया ये तो नागपुर से लगाकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। यहाँ अलवर से लगाकर, फलौदी से लगाकर और पटना तक ये क्षेत्र निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो तापमान के और गरीब शहर ज़्यादा प्रभावित हैं। क्यों? उनमें जैसे अपन देखें सर्वाधिक तापमान उड़ीसा का बालगीर स्थान है, राजस्थान का चूरू, बाड़मेर और फलौदी है, उत्तर प्रदेश के बांदा हैं और झांसी हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। बिहार के जो हैं सासाराम प्रभावित है इससे। मध्य प्रदेश का भी, मध्य प्रदेश के तो खजुराहो, नौगांव, और इस अभी तो जो मालवा प्लेटू था ठंडा था, इसमें भोपाल, इंदौर का तापमान भी बहुत अधिक पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश जहाँ वन भूमि कम है, उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है संसाधनों में काफ़ी, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। यदि हम स्थानीय स्तर पर, क्योंकि बकरी चारण हो रहा है, लोग जंगलों की कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं, तो गरीब शहर उतने नहीं हैं, जबकि जो रईस देश हैं और रईस प्रांत हैं उनमें पर्यावरण जागरूकता होने की वजह से वहाँ लोग पेड़ लगा रहे हैं। गरीब देशों और क्षेत्रों में लोग पेड़ काट रहे हैं। तो वन भूमि माना कम है, लेकिन वन क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वह कृषि भूमि के दबाव से, चरागाहों के दबाव से, जनसंख्या के दबाव से, अथवा तापांतर की बहुत अधिक से, जब 48-49 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो वनस्पति में भी लू लग जाती है। अमरूद के पौधों में, पेड़ों में लू लग जाती है। और सीमेंट के जंगलों ने तो इनको और बढ़ा दिया है। महानगर के ऊपर पॉल्यूशन गुम्मत देखने को मिलता है, हीट आइलैंड बन जाता है। निस्संदेह जंगलों की तुलना में महानगरों में, नगरों में और मेगालोपोलिस में तो यह तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक अधिक पाया जाता है। और जनसंख्या जहाँ ऐसे भी कलकत्ता के स्थान हैं, मुंबई के और दिल्ली के, जहाँ 1 लाख व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रह रहे हैं, तो ये घनत्व की अधिकता, जनसंख्या की अधिकता निस्संदेह हम लोगों को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। तो तापमान की बढ़ोतरी, तापमान का प्रभाव वर्षा पर प्रत्यक्षता पड़ता है, और भूमिगत जल पर पड़ता है, और पॉल्यूशन पर पड़ता है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वह हम देखते हैं कि अगर पूरे विश्व में हम आधा बाल्टी पानी मान लें, देखने में लगता है कि महासागर बहुत अधिक हैं, आधा लीटर बाल्टी मान लें, तो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो एक चाय की चम्मच के बराबर है, जिसका 70% प्रदूषित हो गया है। तो जल जीवंत जगत की आत्मा है, अगर यह प्रदूषित होती है तो समस्त जीवंत जगत प्रभावित होगा, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हों, पशु हों अथवा मनुष्य हों। आज हम देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर, अफ्रीका में ये ग्रे स्टेज आ गई है, माना शून्य जल हो गया है। तो दक्षिणी अफ्रीका में ये देखने को मिलता है। हमारे भारतवर्ष में जो मद्रास है वहाँ पानी का बिल्कुल अभाव है, और इससे आने वाले जो हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। यहाँ जो बेंगलोर में है वो 1300-1400 फीट नीचे पानी चला गया है। वो तो इंदौर में 1700 और 2000 फीट नीचे पानी चला गया है। तो अंडरग्राउंड और झीलें जो आज से बेंगलोर में ही 1600 से शताब्दी से 1960 तक लगभग 1000-1500 झीलें थीं, आज मुश्किल से 300 झीलें बची हैं, और जो जिंदा झीलें हैं वो तो 200 के लगभग ही हैं। इसी तरह से टीकमगढ़ ज़िले को कहा जाता था कुओं और तालाबों का शहर, वहाँ लगभग 300 तालाब थे, लेकिन वर्तमान में 80 तालाब ही बचे हैं। तो
वस्तुतः वो तो बेंगलोर को कावेरी का पानी मिल रहा है, इंदौर को नर्मदा का जल मिल रहा है, जबलपुर को नर्मदा का जल मिल रहा है। ऐसे बहुत से शहर हैं जो नदियों पर आश्रित होने की वजह से आज जीवित हैं, वरना अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में ये भी बहुत गरीब हैं। तापमान का प्रभाव जो पड़ता है वो कृषि पर पड़ता है और सबसे मनुष्यों पर पड़ता है। तो सबसे पहले मनुष्यों को देखें, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता सीधी प्रभावित होती है। ठंडे देशों में ये 18 से 24 डिग्री का तापमान मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे देश में ये 24 से 27 डिग्री तक मानसिक और शारीरिक क्षमता के लिए उपयुक्त है। और न्यून तापमान अगर हम इसको 18 से 27 के बीच रखते हैं तो भी हमारी कार्य क्षमता बहुत अधिक रहती है। लेकिन तापमान पर ह्यूमिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है। जो टॉलरेंस लिमिट है वो हमारी ह्यूमिडिटी से निर्धारित होती है, क्योंकि अगर आर्द्रता 55% है तो टॉलरेंस बढ़ जाती है, आर्द्रता टॉलरेंस घट जाती है, और आर्द्रता अगर 100% है तो हमारी टॉलरेंस और कम। मुंबई को देखा जा सकता है तो इस मुंबई और दिल्ली की गर्मी के अंतर में इसको समझा जा सकता है। जो 37 डिग्री तक टेम्परेचर है वो मनुष्य की टॉलरेंस लिमिट के अंतर्गत आता है। 37 के बाद ये उसको असुविधाजनक पड़ता है, और 41 डिग्री के बाद लू लगने लगती है, और 44-45 में तो आदमी बेचैनी और बहुत सी घटनाएं होने लगती हैं। और जो तापमान 47-48 पड़ता है इसमें बेचैनी और पसीना आना, अनार्य बनना, 100 झंझटें खड़ी होती हैं। तो मनुष्य घर के अंदर रहना भी कठिन हो जाता है, और 51-52 के बाद तो मृत्यु की आशंका निस्संदेह बहुत बढ़ 55 के बाद तो सीधी मृत्यु ही का सामना होता है। तो इस संदर्भ में हमको देखना चाहिए कि हमारा खाद्य संकट, खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है, जैव विविधता प्रभावित हो रही है, उत्पादन प्रभावित हो रहा है, कृषि फसलें प्रभावित हो रही हैं, और माइग्रेशन प्रभावित हो रहा है। तो हम ये देखें कि लोग आज साउथ इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है, नॉर्थ एग्रीकल्चरल है, लेकिन वर्ष तापांतर की वजह से जलवायु विविधता उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा। दुष्परिणाम क्या है, लोग बड़ी मात्रा में दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। हम देखें कि एग्रीकल्चर पैटर्न प्रभावित हो रहा है, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी प्रभावित हो रही है, क्रॉपिंग पैटर्न प्रभावित हुआ चला जा रहा है। तो इसके बहुत अधिक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, मनुष्य की कार्य क्षमता घट रही है। तो हमको देखना चाहिए, और इस तरह से खाद्य सुरक्षा पर भी संकट आ सकता है। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मनुष्यों पर, जानवरों पर, जंगलों पर और खाद्य संकट पर सभी पर पड़ता है। पॉल्यूशन इससे और बढ़ता है, पॉवर्टी इससे और बढ़ती है। इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली पर ही विचार करना है। तो सबसे पहले वर्षा का संग्रहण करना आवश्यक है, जल संचयन और संभरण क्षमता में वृद्धि करना है, पुनर्भरण क्षमता को बढ़ाना है, हमें संरक्षित करना है जंगलों को, और क्योंकि वृक्ष हमारी ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। तो वनों को और जलों को वन क्षेत्र को बढ़ाना है, और इस तरह से संपोषित विकास की ओर हमें यात्रा करनी है, और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को जीना है। इस तरह से छोटे छोटे स्थानीय प्रयास भी बड़े प्रभावी होते हैं। अभी डॉक्टर सुमन पुरोहित हैं जबलपुर में, वो एक बगीचा, सार्वजनिक बगीचे में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। इंदौर के लोग बड़ी मात्रा में और बेंगलोर के लोग बड़ी मात्रा में, लोगों में जागरूकता आई है। इस तरह से हमें स्थानीय प्रयास ही सर्वप्रथम करना है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के लिए कुछ विशेष करना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद।